नीम नीम जग सारा करता क्यों बात रे, प्रीत की बात न समझे जो शहद से प्यारा रे, प्रीत की बात न समझे जो शहद से प्यारा रे, बैरिए जमाना दिल तेरा ही दीवाना ढूंढे तुझ में किनारा रे, ओ यारा वे, ओ यारा वे। अब यूँ तो नीम कड़वी होती है हम्म। लेकिन जब उसे संगीत में पिरोया जाता है तब उसका स्वाद शहद से भी मीठा हो जाता है। राइट। अब 2004 में ए आर रहमान साहब माधुश्री ने हमें इस सुरीले जायका का स्वाद दिया था थ्रू द सॉन्ग कभी नीम 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 फ्रॉम कभी द फिल्म शहद। युवा। यस। और अब 19 साल के बाद कंपोज़र शिवराम परमार वो लेके आए हैं एक उतना ही सुरीला, उतना ही मीठा गाना नीम नीम। जी। Firstly, sir, congratulations on a very beautiful song. थैंक यू सो मच। And in the film Yuva, the song epitomized the character of Abhishek Bachchan. राइट। खैर आपका जो नीम नीम है इसकी क्या कहानी है या नीम इसमें नीम। क्या कहानी है? अच्छा, नीम नीम गाना बेसिकली उसी थीम के आधारित है। वहीं से कुछ शब्द के आए दिमाग में और गाना लिख के किसी ने भेजा मुझे कंपोज़ करने के लिए। और ये गाने का मैंने बताया है कि ये गाना मैंने करीब 5 से 7 मिनट में रिकॉर्ड कर लिया था। व्हेन आई वाज़ गोइंग ऑन बाइक, घर पे जा रहा था और लिरिसिस्ट का कॉल आया मुझे कि सर एक गाना बहुत अच्छा लिखा है। सो मैंने गाना सुना, बहुत अच्छे शब्द थे। मैं साइड पे बाइक को रुकाया और वहाँ पर ही मैंने इसको कंपोज़ किया और इस तरह से ये गाना बहुत मीठा बना है। आपने सुना है गाना कितना मीठा है। तो बेसिकली अभी क्या मेलोडियस दौर चल रहा है गानों का। बीच में थोड़ा-सा ऐसा मोड़ आया था, वहाँ पर बिल्कुल रैप और ये पॉप ये म्यूज़िक बहुत ज़्यादा चलता था। लेकिन वापस धीरे-धीरे से पिछले कुछ 5-7 साल में हम देख रहे हैं कि बहुत मेलोडियस गानों का दौर आ रहा है। तो ऐसे दौर में ऐसे गाने वो लॉन्ग टर्म लंबे समय तक चलने वाले गाने बन जाते हैं। सो व्हाट आई मेंट वाज कि इस गाने में जो पिक्चराइजेशन है जी। उसमें क्या स्टोरी है? गाने में पिक्चर में स्टोरी है कि एक लड़का है जो किसी लड़की को प्यार करता था, वो साथ में रहने का उन्होंने प्लान किया था। और फिर अचानक से ये गाने के पीछे एक स्टोरी चल रही है कि उनके डैड का लड़की के डैड का फ़ोन आ जाता है कि भई हमने तुम्हारी एंगेजमेंट कर दी है, शादी तय करी है। तो वो लड़का जो है वापस उसी जगह पे जाता है तो उसको वही पुरानी यादें आती हैं यहाँ पर। सो बेसिकली इट्स लव रोमांटिक सॉन्ग। मीठा गाना है, मेलोडियस गाना है ये। अब जब इस गाने के बोल सुनता हूँ तो उसके हुँ, अंदर मुझे चांदनी रात, चकोर, हुँ, प्रीत, यारावे राइट, और नॉर्मली ऐसे जब बोल सुनने मिलते हैं किसी हुँ, एक गाने में करेक्ट। अगर कोई गीतकार इतने सारे वर्ड्स व्हिच आई वुड से लाइक अ पार्ट ऑफ अ लव ग्लॉसरी। करेक्ट। तो जब आप इतने सारे शब्द एक गाने में डाल देते हो हुँ, तो शायद कई बार डर भी रहता है कि कहीं खिचड़ी ना बन जाए। हुँ, एंड सही है, थैंकफुली इस गाने के साथ वो वैसा नहीं है नहीं कि हुआ इतने है। अनोखे हमें लव ग्लॉसरीज सुनने मिल रहे हैं। जी, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, राइट, योर थॉट्स। राइट। अ, गाने में अभी वैसे शब्द चल रहे हैं नो डाउट। मैंने आगे भी बताया कि मेलोडियस गाने होते हैं, उसमें मेलोडियस शब्द भी होने चाहिए। आप रैप गाने में देखेंगे तो रैप में उसी तरह के शब्द होंगे जो गाने को सूट करता है, राइट? जब ऐसे शब्द आता है ना तो अपने आप ही एक मेलोडियस कंपोज़िशन बन जाता है। मैंने आगे भी हमेशा बताया हूँ इंटरव्यू में मैंने कि गाना जो कंपोज़ होता है ना वो शब्दों के ऊपर होता है। आपने पहले के ज़माने में भी देखा होगा तो पहले टीम बैठती थी, लिरिसिस्ट बैठते थे, म्यूज़िक कंपोज़र बैठते थे, प्रोड्यूसर बैठते थे और फिर वहाँ पर गाना लिखा जाता था। पहले सीन डिस्कशन हुआ जाता था और उसके ऊपर फिर शब्द बिठाए जाते थे और उसके ऊपर कंपोज़िशन होता था। तो ये सिस्टम है, बीच में ये सिस्टम बिगड़ गया था पूरा। मेरे ख़्याल से ये 2000 के बाद 2005 के बाद 2015-17 का जो टाइम था, उसमें वहाँ पर कुछ सिस्टम बिगड़ गया था। फिर क्या सिस्टम आया कि धुन पहले बनती थी, फिर उसके ऊपर शब्द लगाए जाते थे। तो ये तो क्या हो गया कि कपड़े बना दिए फिर आदमी पैदा हुआ ऐसा हुआ राइट ना। तो ये सिस्टम जो है ना थोड़ा उल्टा हो गया था, उसकी वजह से काफ़ी गाने मेरे ख्याल से मर भी गए बीच में। लेकिन फिर से वापस मैं तो हमेशा इसी तरह से काम करता हूँ कि मेरे पास लिरिक्स आए फिर मैं उसकी धुन बनाऊँ। क्योंकि लिरिक्स के अंदर ही कहीं न कहीं धुन छुपी होती है। करेक्ट। आप पहले धुन बनाओगे उसके ऊपर लिरिक्स बिठाओगे तो ये ज़बरदस्ती हो जाती है कहीं न कहीं। वो मीनिंग नहीं रहता गाने का, वो शब्द कहीं मैच नहीं होते। फिर आपको शब्दों को ज़बरदस्ती बिठाना पड़ता है वहाँ पर किसी न किसी तरह से, तो वो मीटर से बाहर हो जाता है। कहीं हेजिटेट हो जाता है गाने में सिंगर, तो ऐसे काफ़ी गाने देखे हैं मैंने कि हमें लगता है कि यहाँ पर शब्द नहीं होना चाहिए था, ये ज़्यादा शब्द हो गए यहाँ पर। तो वहाँ से पता चलता है कि ये कंपोज़िशन के ऊपर शब्द बिठाए हुए हैं।
राइट। सो बेसिकली द सिस्टम इज द शब्द पहले आते हैं, उसके बाद कंपोजिशन बनता है। अगर शब्द जितने भी अच्छे शब्द होते हैं उतनी अच्छी कंपोजिशन डेफिनेटली बनती है, क्योंकि शब्द के अंदर ही एक अपनी धुन छुपी होती है। ऑब्वियसली आपने थोड़ा ज़िक्र किया था कि आपको एक लिरिसिस्ट ने ये बोल भेजे थे, जी। आप बाइक चला रहे थे जी, और जी। आपने बाइक पार्क करके धुन बनाई। जी, 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 तो जी। ये धुन क्या सिर्फ़ एक एक मेंटल धुन बनाई थी या कुछ ऐसे? नहीं, मैंने अभी भी बताया आपको कि शब्दों के ऊपर अपने आप धुन बनती है। हुँ, कंपोज़र का काम है कि उसको समझना, ये शब्द क्या चाहते हैं, हुँ, राइट? आप क्या चाहते हैं, अगर आपको मैं उस तरह से ईज़िली समझ जाऊँ, तो मैं आपको एक अच्छे से अच्छा इंसान बन के दिखा सकता हूँ, राइट? हुँ, कि हाँ इनको ये चाहिए, राइट? उसी तरह से हर शब्द को एक अच्छी धुन चाहिए। तो शब्द जैसे ही आपके आँख के बाहर आते हैं ना, तो आपको आपके अंदर से क्रिएटिविटी निकल जाती है कि इसको इस तरह से गाना चाहिए, राइट? जैसे कि अभी सैड शब्द आते हैं आपके सामने, हुँ, तो म्यूज़िकली उसको देखा जाए तो क्या होता है कि हमारे रागों में काफ़ी कोमल स्वर के राग हैं, काफ़ी सैड राग हैं। तो अपने आप वो सैड राग के अंदर कंपोज़ हो जाते हैं। हमें सिर्फ़ उसको मिक्स एंड मैच करना होता है, राइट? तो सैड सॉन्ग होता है तो ऑलरेडी जो हमारे पास सैड राग है, हुँ, वो उसको ज़्यादा इम्पैक्ट देते हैं शब्दों को। ओके, खुशी के शब्द होते हैं तो उस तरह के कुछ राग हैं। हुँ, वर्षा के शब्द होते तो उसकी तरह के राग है कुछ, राइट? तो अगर आप देखोगे ना तो हमारी ये सिस्टम पहले से बनी हुई है। ओके, शब्दों को रागों में पिरोना, हुँ, राइट? और रागों में गाना, राइट? ये पहले से सिस्टम चली हुई है। मैंने अभी भी बताया कि जो 60-70 के पहले का दौर था वो बिल्कुल एक शब्द प्रधान हुँ, जिसको बोलते हैं वो दौर था। हुँ, 70 से 90 के आसपास जो 2000 के आसपास जो दौर आया वो संगीत प्रधान दौर आ गया। वहाँ पर संगीत का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गया सिंगर को छोड़ के। और 2000 के बाद जो दौर चला है वो रिदम प्रधान दौर हो गया, हुँ, मतलब बीट्स होती है, बीट्स, बीट्स प्रधान। तो बीट्स क्या है? आप भी फॉरेन में भी देखेंगे जितने भी हॉलीवुड के गाने हैं तो वो लोग पहले पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर बीट्स? करेक्ट, सो बीट्स पे चलता है। तो शब्द प्रधान, संगीत प्रधान और ये बीट्स जो बोलते हैं हम लोग उसके हिसाब से अभी तक के गाने चले हैं। तो आखिर में यही बताना चाहूँगा कि हर एक कंपोज़र जो होता है वो पहले शब्द को समझे, शब्द के भाव को समझे और उसको कहीं न कहीं हमारे शास्त्रीय रागों के आधारित उसको कंपोज़ करे तो डेफ़िनेटली एक मेलोडियस ये गाना बन के आता है। ये बोल आपके पास कौन से साल में आए थे? 2015 से 17 के बीच में मैंने काफ़ी सारे गाने बनाए। तो ये मीनव्हाइल मैंने उस दौरान मेरे क्लासेस भी चलते हैं, तो मैं क्लास लेने के लिए हुँ, जाता हूँ, तो कभी न कभी वो लिरिसिस्ट के फ़ोन आते हैं कि सर एक अच्छे शब्द आए हैं, आप सुन लीजिए एक बार। तो मैं हुँ, बाइक पे सुन लेता था, मुझे लगा कि हाँ, बहुत अच्छे शब्द है। देन मैंने काफ़ी सारे गाने ऐसे हैं जो मैंने बाइक पे बनाए हैं, काफ़ी ओके। सारे गाने ऐसे हैं जो मैंने तो सर काम वही जो करते-करते आप ये बनाए कहते हैं हैं। ना बाइक पे बनाए हैं, आई हाँ। थिंक सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि एक नॉर्मल इंसान मेरे जैसा जो राइट, करोड़ों लोग हैं वो सोचेंगे कि राइट। एक आदमी बाइक चला रहा है और गाने गाने बना रहा है। कंपोज़ कर रहा तो है। बाइक मैंने काफ़ी गाने कंपोज़ किए, काफ़ी आई गाने वुड अज्यूम कंपोज़ कि मैंने एक किए। एक हिम आपके दिमाग में उस समय आप एक क्रिएट कर लेते होंगे सी क्या तभी। होता है एज़ अ म्यूज़िक कंपोज़र, एज़ अ म्यूज़िशियन, एज़ अ म्यूज़िक टीचर आपके दिमाग में सतत हमेशा वो म्यूज़िक चलते रहते हैं। हुँ, अभी सपोज़ मैंने किसी को ट्यूशन दिया है, कोई कोई गाना उसको सिखाया है या कोई राग सिखाया है, तो जब तक दूसरे क्लास में नहीं जाऊँगा मैं या तो घर पर पहुँचूँगा नहीं, जब तक कुछ दूसरा नहीं सुनूँगा तब तक मेरे दिमाग में वही राग चलता रहेगा, वही करेक्ट, गाना करेक्ट, चलता रहेगा। ओके। तो कई बार मीनव्हाइल अगर किसी लिरिसिस्ट का फ़ोन आ गया, सर एक कंपोज़िशन करना है, तो मैं हुँ, बोलता हूँ कि हाँ, सुना दीजिए मुझे लिरिक्स क्या है। मैं साइड पे पार्क कर देता हूँ गाड़ी, उनकी बाइक और फिर वो ओके। सुनता हूँ कि भई शब्द सुना दीजिए, हाँ। तो कहीं न कहीं वो जो राग है ना, उसमें मैं ट्राई करता हूँ कि सेट करने की, किस हुँ, तरह के शब्द है। अगर वो सेट नहीं होते तो उनको बोलता हूँ कि मैं अभी इस ट्यून के आस-पास घूम रहा हूँ, राइट? इस राग के आस-पास घूम रहा हूँ, अगर कुछ आपके पास इस राग को लेकर कोई शब्द है, तो आप बताइए मुझे तो वी कैन कंपोज़ इट वेल। ओके। हाँ, तो जब सो पहली बार ये बोल सुने जी। तो इन बोलों पे पहली बार प्रोफेशनली कंपोज़िशन कब शुरू की गई? ये गाना मैंने कंपोज़ करके मैंने बताया था, मैंने जनरली क्या करता हूँ बाइक पे मैं गाना कंपोज़ हुँ, करता था पहले और फिर मोबाइल अपने पास थी तब तो उसमें मैंने रिकॉर्ड कर लेता था, हुँ, ट्यून रिकॉर्ड कर लेता था। फिर दूसरे दिन आके जब स्टूडियो में आता हूँ तो इसको मैं प्रॉपर वे से उसको स्टूडियो में रिकॉर्ड करके मैं एक बैंक रखता था, अपनी बैंक बनाए रखता था, ओके, उसमें ओके, मैं रख लेता था। ओके। फिर क्या होता है कि So even this song was initially part of that bank. या डेफ़िनिटली क्या होता है कि
काम इतना फास्ट हो गया है आज, आप देखेंगे पहले के ज़माने में आप कपड़े दर्जी से जाके सिलवाते थे, नाप देते थे, वो फिर 4-5 दिन में आपको करेक्ट। सिला के देता था, राइट? तो मेक टू ऑर्डर काम होता था, राइट पहले? बिल्कुल। अभी क्या हो गया रेडीमेड, ओके, राइट? ओके। आप कोई भी दुकान में जाएँगे, अपने फिटिंग की कपड़ा लेंगे और खुश होके घर पे आ जाएँगे। ना आपको किसी को नाप देना है, ना किसी के साथ वो डील करना है, कितना लंबा रखना है, कितना छोटा रखना है, कौन-सी पैटर्न रखनी है, वो सब नहीं होता, राइट? तो गानों में भी कहीं न कहीं ये चीज़ आ गई है अभी। राइट? इतने सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इतने सारे प्लेटफ़ॉर्म्स आ गए हैं, इतने सारे फ़िल्में बन रही हैं, इतने सारे ओटीटी वेब सीरीज़ बन रही हैं, गाने यूट्यूब के ऊपर बन रहे हैं काफ़ी सारे। तो अगर आपके पास प्रोडक्ट रेडी नहीं है, हुँ, तो आप थोड़ा पीछे चले जाते हो। सो ओके। आपको कहीं न कहीं एक बैंक बना के रखनी पड़ती है कि आपका बैंक ऑफ थॉट क्या है? सॉन्ग्स। सॉन्ग्स, राइट। ओके, ओके। सो और फिर ह वैसे ही पिचिंग करते हाँ, हो वो। कि सपोज़ मेरे पास 50 गाने हैं, कोई आता है पूछता है, "सर आपके पास कुछ गाने बना के रेडी है क्या?" ओके। हाँ, तो फिर क्या होता है कि हम गाना सुनाते हैं उनको, हुँ, फिर गाने की ट्यून अगर उनको पसंद आती है, तो ओके, लिरिक्स हम चेंज कर सकते हैं ओके, कि ओके। भाई लिरिक्स ट्यून पसंद आ गई, हमें हमें थोड़े लिरिक्स में थोड़े बहुत थोड़े चेंज बहुत चाहिए, हाँ, तो दैट कैन बी पॉसिबल, ओके, ओके। राइट? और अगर वो बोले कि शब्द यही रखो, धुन हमको अलग से बना दो, हुँ, तो वो भी पॉसिबल है। हुँ, तो यहाँ पर लिरिक्स और कंपोज़िशन दोनों की बैंक होती है। हुँ। कई बार तो सिंगर्स की भी बैंक होती है हमारे पास। ओके। राइट, जैसे न्यूकमर सिंगर आते हैं, सर हुँ, हमको चांस दीजिए गाने का, तो हम क्या करते हैं, वही कंपोज़िशन जो हमने बनाया है, वो उनकी आवाज़ में रिकॉर्ड करके रख लेते हैं। फिर प्रोड्यूसर को सुनाते हैं, अगर प्रोड्यूसर बोलता है कि सर हमें कोई टॉप लेवल का सिंगर नहीं चाहिए, हमें हुँ, न्यूकमर कोई सिंगर चाहिए, तो हम वो आवाज़ें सुनाते हैं उनको और वो चूज़ करते हैं कि सर ये सिंगर अच्छा है, ये गाना अच्छा कंपोज़िशन है, ये शब्द अच्छे हैं, अभी इसको मिला के कुछ अच्छा-सा बना दीजिए। तो तब जाके फिर वो बैंक में से ही हम लोग काम ओके, करते हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि भई आपके गाने के बैंक में से एक भी चीज़ हमारे सिचुएशन में सेट नहीं हो रही है, तो आप करेक्ट। पूरा नया फ्रेश बना के दीजिए। ओह! तो हम लोग वही सिस्टम से वापस चलते हैं, डायरेक्टर को बिठाते हैं, लिरिसिस्ट को बिठाते हैं और फिर सीन डिस्कशन करते हैं और उसके डिस्कस करने के बाद उसके शब्द लिखे जाते हैं और फिर उसके ऊपर म्यूज़िक गाना कंपोज़ करते हैं। तो ज़ाहिर है 15 में पहली बार ये बोल सुने, जी, आपने धुन बनाई। जी, तो इतना अब हम जब फाइनल प्रोडक्ट सुनते हैं, इतना राइट, सुरीला गाना है, राइट। तो सवाल वही पैदा होता है कि इतनी देर कैसे लगी इसे जनता के सामने आने के लिए? हाँ, मैंने अभी आपको बताया कि बैंक में हज़ारों गाने रहते हैं, राइट? 100-200 गाने बना के रखते हैं हम लोग। फिर जब भी प्रोड्यूसर आता है कि भई मुझे एक नई प्रोडक्ट बनानी है। बट इनिशियल रिएक्शन क्या था इस बोल को या फिर जो इनिशियल धुन आप लोग ने बनाई थी? इनिशियल रिएक्शन मतलब रिएक्शन टू द लिरिक्स एंड द म्यूज़िक। मैं बताया कि इस तरह का ही दौर अभी धीरे-धीरे चल रहा है मार्केट में, ओके, राइट? ओके। तो 10 गाने हमने प्रोड्यूसर को सुनाए, उसमें से बोला कि सर ये गाना क्लिक कर देता है, राइट? कई बार होता है ना गाना गाना क्लिक कर जाता है, आपके दिमाग में चढ़ जाता है एक ही बार सुनने में। तो उनको लगा कि हाँ, एक ये गाना ऐसा है कि एक ही बार सुनने में मुझे पसंद आ गया, राइट? ओके। तो उस तरह से उन्होंने ये गाना सिलेक्ट किया और इसके ऊपर हमने फिर फाइनल वर्क शुरू किया। फाइनल वर्क शुरू करते हैं तो फिर उसमें म्यूज़िक प्रोडक्शन आता है, उसमें लाइव म्यूजिशियन होते हुँ, हैं, फिर उसके बाद सिंगर आता है। उसके बाद रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग सिंगर के साथ करके फिर हम लोग इसके ऊपर मिक्सिंग में जाते हैं। मिक्सिंग के बाद मास्टरिंग करके फिर आपको प्रॉपर एक प्रोडक्ट मिलती है सामने। तो ये प्रॉपर प्रोडक्ट बनने में मतलब ऑन एन एवरेज कितना टाइम लग जाता है? वैसे गिना जाए तो 10 से 15 दिन में हम एक प्रॉपर प्रोडक्ट ओके। बना देते हैं। लेकिन अगेन यहाँ पर भी बता रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारा काम कर रहे हैं। हुँ, तो कई करेक्ट। बार हमें वो म्यूजिशियन मिलना, अवेलेबल कई नहीं बार वो होते। स्टूडियो की अवेलेबिलिटी, कई बार हुँ, सिंगर की अवेलेबिलिटी। इसी गाने में ऐसा हुआ था कि हम लोग इस गाने को पिछले महीने हम लोग डब करने वाले थे। ओके। लेकिन यासिर देसाई जी ने गाया है गाना, उनके गले में कुछ प्रॉब्लम था, ओह! इन्फेक्शन हो गया था। सो 15 दिन ये गाना हमारा लेट हो गया। इसके ओके। पहले जब हमने शूट कर लिया था ऑलरेडी गाना, हुँ, इसी डमी की आवाज़ में हमने शूट कर लिया था। फिर जब यासिर भाई ने गाया, फिर उसको प्रॉपर मिक्सिंग करके उसको मिक्स मैच किया। लाइक एक गाने के बोल पहले बोल जो लिखे जाते हैं जी। और जो फर्स्ट स्क्रैच बनता है हुँ, म्यूज़िक का, हुँ, हुँ, हुँ। तो वहाँ से लेके जो इसका फाइनल प्रोडक्ट आता है, जी। उसमें कितना अंतर आता है? बहुत, तो उसे बहुत कुछ कम शब्दों में बता रॉ पाओगे? मटेरियल और फाइनल प्रोडक्ट में बहुत फ़र्क आता है। जब आप कंपोज़ करते हो तो दैट्स अ 5% ओके। राइट? उसके बाद जब म्यूज़िक बनता है प्रॉपर, तो आपका 50-30% तक जाता है। हुँ, उसके बाद सिंगर आता है, गाता है, तो 70-80% तक आपको दिखता है। जब ओके। मिक्स एंड मास्टर होके आता है तब आपको 100% रिज़ल्ट दिखता है उसमें। मतलब जो उसके पहले बोल थे और जो पहले कंपोज़िशन थी, उसमें जी। भी काफ़ी चेंजेज़ आए हाँ, होंगे। कंपोज़िशन का जो ढाँचा है, उसके हुँ, फ्रेम जो है, वो फ्रेम कभी चेंज नहीं होती, लेकिन ओके। उसमें वेरिएशंस होते हैं। हुँ,
as per the singer's knowledge, as per the music composer's knowledge, right, as per the musicians, right, म्यूजिक किस तरह का म्यूजिक बनता है उसकी तरह। आज भी मैंने आपको बताऊं, मैं अभी गाड़ी में आ रहा था और हम लोग एक गाना कर रहे हैं अभी नया, बहुत सुंदर गाना कर रहे हैं हम लोग, मेलोडियस गाना कर रहे हैं। तो गाना बार बार जब आप गुनगुनाते हैं ना तो आपको उसमें से वेरिएशन मिलता है, करेक्ट। राइट। हाँ, तो मैंने तुरंत फ़ोन निकाला मेरा और गाने मैंने 2 लाइन गाई और उसमें जो वेरिएशन है मैंने रिकॉर्ड करके रख दिया कि जब सिंगर आएगा तो उसको हम ऑप्शन देंगे कि सर ये बेसिक है, इसका वेरिएशन ये हो सकता है, आप बताइए आपके हिसाब से इसका वेरिएशन क्या हो सकता है। तो ये एक टीम वर्क हो जाता है। फिर वो बोलते हैं कि सर इसको इस तरह से हम गा भी सकते हैं, इस तरह से भी गा सकते हैं, इस तरफ से भी गा सकते हैं। सो ये ऑल फ्रेम जो बेसिक है वो फ्रेम रहता है, उसमें वेरिएशंस काफ़ी आते हैं। मतलब कहना पड़ेगा, मतलब इस गाने की फ्रॉम द फर्स्ट डे, फर्स्ट टाइम यू हर्ड द लिरिक्स टू जी, टुडे व्हेन इट इज आउट, करेक्ट। 8 साल काफी लंबे हैं। हाँ, कई बार क्या होता है सर आपको पता है, मैंने सुना था कि कई बड़े-बड़े प्रोड्यूसर हैं उनके पास ये स्टोरी, आप सोचिए अभी गदर 2 आप रिलीज़ हुई है, आप सोचिए वो 22 साल के बाद आई है। करेक्ट। राइट, तो 22 साल पहले और 22 साल में बहुत अंतर होता है। उसको मिक्स मैच करना अभी के जनरेशन के हिसाब से, वो चीज़ें बहुत ही जैसे नीम नीम गाना बहुत मेलोडियस है, लेकिन हमें पता है कि अभी के ट्रेंड में जिस तरह के साउंड्स चल रहे हैं, अभी के ट्रेंड में जिस तरह से म्यूज़िक बनता है, राइट? तो उस तरह का म्यूज़िक ढाँचा हमको बनाना पड़ता है। तो कई बार प्रोडक्ट बहुत ओल्ड हो जाती है, लेकिन उसको थोड़ा नए सिरे से हम लोग डिज़ाइन करें तो आपको प्रोडक्ट नई लगती है। राइट। ऑब्वियसली ये सवाल शायद आपको पूछा गया हो कईयों ने, हुँ, इतना अच्छा गाना है, हुँ, तो क्या आपको लगता है कि यदि एक फिल्म में आता ये हुँ। तो शायद इसे एक बिगर कैनवस और एक बिगर ऑडियंस और भी मिल जाती है? डेफ़िनेटली फ़िल्म गाने में आती है फ़िल्म में अगर ये गाना आता है तो वर्ल्ड वाइड आपको एक रिलीज़ मिलता है, वर्ल्ड वाइड आपकी रीच बढ़ती है, राइट? तो मैंने काफ़ी सारे फ़िल्मों के लिए पिच भी किया था और गदर 2 के लिए भी हमने ये गाना पिच किया था। अनिल अनिल जी ने गाना सुना, उनको पसंद भी आया था गाना, लेकिन शायद मीनव्हाइल उनका सब सेटअप किसी के साथ ऑलरेडी हो गया था, ही वाज़ बिज़ी इन द शूटिंग। सो सडनली गाने को रिकॉर्ड करना या सडनली उसके ऊपर सीन बनाना, उसका करेक्ट, सिचुएशन ऑब्वियसली। बनाना, वो कभी-कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है उनको। तो उन्होंने बोला था शिवराम गाना बहुत अच्छा है ये, आप रखिए इसको, हम कहीं न कहीं और जगह पे यूज़ करेंगे। ओके। हाँ, तो इस हिसाब से कई बार कई गाने जाते हैं फ़िल्मों में भी और अभी क्या हो गया, अभी थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया है, मैंने देखा है कि जैसे एक श्रीलंकन सिंगर का एक गाना आया था मार्केट में और वो मार्केट में गाना आने के बाद इतना हिट हो गया कि उसको फ़िल्म में ले लिया। नूरा फ़तेह अली ने वो उस गाने के ऊपर किया है, राइट? तो हाँ, हाँ, वही गाना, राइट, राइट, राइट। तो फिर मुझे लगा कि चलो गाने पड़े ही रहेंगे और फ़िल्मों में जाएँगे तो पता नहीं कितना टाइम जाएगा, राइट? सो हमने सोचा कि अगर कोई अच्छी कंपनी इसको रिलीज़ करती है, मार्केट में लाती है, तो ये गाना हम अच्छे से बना के डालते हैं, शायद वो पॉपुलर हो जाएगा, फिर फ़िल्म में आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट? सो इस हिसाब से फिर ये गाना हमने मार्केट में आउट किया। हुँ, आपने ऑब्वियसली सॉन्ग लॉन्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अनिल शर्मा जी को तो आपने ये पिच किया था, जी, पहले गदर 2 की बात चल रही थी, फिर जी, उन्होंने आपने अपने 2 का भी ज़िक्र किया। जी। तो फिर आपने कैसे अनिल शर्मा और सनी देओल के 2.5 किलो के हाथ से ये गाना लिया? हाँ, बेसिकली अगेन हर आदमी अपनी एक प्रोडक्ट को लॉन्च करता है, लेकिन वो लॉन्च करने के बाद कब बनती है, कब रिलीज़ होती है, राइट? ये भी एक कभी न कभी एक लो कॉन्फिडेंस होता है हमें कि आएगा कि नहीं गाना, आएगा कि नहीं गाना, राइट? और मेनली क्या है कि आजकल मार्केट में इतनी प्रोडक्ट आ रही है, तो कहीं न कहीं ये होता है कि क्यों हमारी प्रोडक्ट को पड़ी रखें, चलो मार्केट में डाल देते हैं हम लोग। तो इस हिसाब से देखिए, आपके पास अगर टैलेंट है तो ऐसी चीज़ें हमेशा बनती रहेगी, राइट? लेकिन इस एक ही चीज़ को बना के आप रखोगे और फिर दूसरी चीज़ों पे काम नहीं करोगे, तो आपका टैलेंट भी वहाँ वेस्ट हो रहा है कहीं न कहीं, समय भी जा रहा है, आपको पता है समय कितने फ़ास्ट जा रहा है, बीच में 2 साल हमारे कोविड में चले गए, कुछ काम नहीं हुआ, काफ़ी सारे आर्टिस्टों का हालत भी खराब थी। हाँ, राइट। सो मैंने इसलिए सोचा कि जब अपने 2 में अगर कुछ आएगा ऐसा, मैंने अपने 2 के लिए एक स्क्रैच भी बना के रखा है, उनको भेजा भी है और उनको वो भी पसंद आया है। तो कहीं न कहीं अगर वो चाहेंगे कि भई काम करें साथ में तो नई कुछ फ्रेश चीज़ें हम बना सकते हैं शायद, राइट? अभी के समय के हिसाब से, अभी के जनरेशन को क्या चाहिए उस हिसाब से। तो इसलिए फिर ये गाना हमने एमएफए कंपनी द्वारा रिलीज़ किया। हुँ, ये एक शायद फर्स्ट टाइम इट्स अ ब्रांड न्यू कंपनी। करेक्ट, ऑब्वियसली मार्केट में बड़े-बड़े म्यूज़िक लेबल्स हैं, वेरी ट्रू। और हुँ, इस न्यू कंपनी के साथ जाने का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण तो ये चीज़ अच्छे से आउट होगी, ओके। राइट? अच्छे से रिलीज़ होगी, अच्छे सिंगर के द्वारा ये गाना गाया जाएगा, अच्छे म्यूज़िशियन से बजवाया जाएगा, अच्छी जगह पे
इसका शूट होगा, इसकी वीडियो अच्छी बनेगी, राइट? ये एक कॉन्फिडेंस था मुझे जब मैंने प्रोड्यूसर के साथ डिस्कशन किया तो। कई बार होता है ना कि आपकी अच्छी चीज़ मैंने एक टर्निंग पॉइंट फ़िल्म की थी, उसके पहले मैंने एक लेडीज़ फर्स्ट फ़िल्म की थी। तो कई बार क्या होता है प्रोडक्ट अच्छी बनती है, आपकी प्रोडक्ट अच्छी बनती है लेकिन बाकी प्रोडक्ट की कंपैरिज़न में आपकी प्रोडक्ट दब जाती है वहाँ पर। ओके। सो यहाँ पर मुझे कॉन्फिडेंस था कि चलो शूट भी अच्छा होगा, वीडियो भी अच्छा बनेगा इसका, इसके सिंगर्स भी अच्छे टॉप लेवल के होंगे, तो गाना कहीं न कहीं बूस्ट करेगा, उसको मार्केट मिलेगा। सो इसलिए ये सब सोच के हमने फाइनली ये गाना आउट किया इस बट कंपनी से। यू हैड अप्रोच्ड द अदर बिग म्यूजिक लेबल्स। डेफ़िनेटली मैंने टाइम्स म्यूज़िक में भी दिया था गाना, उनको भी पसंद आया था, उन लोगों ने भी माँगा था। लेकिन अगेन आपको बोल रहा हूँ कि मैं अगर कंपनी में गाना दूँ, तो गाना कब आए, कब आएगा? उसका ओके। कोई अता-पता नहीं होता, राइट? और कंपनी क्या करती है कि सर आपका गाने रख दीजिए, हम इसको रिलीज़ करेंगे अपने टाइम पे। ओके। क्योंकि अभी म्यूज़िक कंपोज़र को भी डायरेक्ट जो भी फ़िल्में बनती है, वो म्यूज़िक कंपोज़र को वो लोग अप्रोच नहीं करते, वो कंपनी को अप्रोच करती है। क्योंकि कंपनी के पास भी एक बैंक है, बैंक राइट? और कंपनी उस बैंक में से ही है। गाना ओके। देती है, राइट? तो कई बार ऐसे गाने अच्छे गाने कंपनी ले लेती है, फिर पता नहीं वो साल के बाद आते हैं, 2 साल के बाद आते हैं, फिर टाइम निकल जाता है, आपकी प्रोडक्ट वैसी की वैसी पड़ी रहती है, यूज़ नहीं होती वहाँ पर। सो एज़ एन म्यूज़िक कंपोज़र मैं जो भी मुझे सुन रहे हैं, म्यूज़िक कंपोज़र या सिंगर या म्यूज़िशियन या प्रोड्यूसर सुन रहे हो, उनको बताना चाहूँगा कि अगर प्रोडक्ट आपके पास रेडी है, करेक्ट। आपके पास अगर थॉट आ गया है, तो थॉट को तुरंत दूसरे दिन आप डाल दीजिए मार्केट में। क्या पता ये थॉट आपका वायरल हो जाए, क्या पता ये कंपोज़िशन आपका हिट हो जाए, राइट? आप सोचेंगे कि उसको मैं पड़ा रहने दूँ, समय आएगा, मौका आएगा तब देंगे, नो डाउट समय आता है, मौका भी आता है, लेकिन वो समय कब आता है, वो मौका कब मिलता है, उसकी किसी को कुछ पता नहीं है। और कोविड के बाद तो लाइफ़ का भी कुछ पता नहीं है कि लाइफ़ कहाँ जाने वाली है हम, सही राइट? बात। तो फिर अपनी प्रोडक्ट को क्यों हम दबा के रखें, बना के पड़ी रखें, राइट? तो जब प्रोडक्ट बनती है आपके पास, तुरंत कोशिश करिए कि वो मार्केट में आ जाए। और this company obviously, they were ready to go on floors soon. करेक्ट। बढ़िया। So coming back to the song, और वैसे तो पूरा गाना तकरीबन मीठा है। हुँ, बस जो उसके एंड में जो पिक्चराइज़ेशन में है, एक मैं कहूँगा बिटर स्वीट मोमेंट है। राइट। तो चाहे अब राइटर्स हो हुँ, या फिर पेंटर्स, राइट। लाइक अक्सर इन बेचारों को ही तन्हाई मिलती है। राइट। इट्स डिपेंड ऑन सिचुएशन क्या होती है हुँ। और गाना क्या चाहता है पहले तो, शब्द क्या चाहते हैं उस हिसाब से उसको डिज़ाइन करना पड़ता है। गाना के अंदर अगर और दूसरी बात यहाँ पर बताऊँ कि आज जो बिज़नेस है ना, हुँ। वो बिज़नेस ज़्यादा सर इमोशनल बिज़नेस हो गया है। ओके। आप देंगे बड़े-बड़े रियलिटी शो में मैं हाँ। बताना चाहूँगा आपको कि बड़े-बड़े रियलिटी शो में भी आपको इमोशंस बहुत इमोशनल करते हैं ताकि लोग इमोशंस के साथ जुड़ जाएँ, राइट? तो आज मार्केट में ना अगर कमाना है तो इमोशन बेचिए, इमोशन से आपको काफ़ी कमर्शियल आपकी हुँ। चीज़ें वायरल हो जाती है, राइट? तो कहीं न लाइक कहीं वो इमोशन इमोशनल बेचना हाँ, और लोगों को इमोशनली फ़ील करवाना, राइट, ये हाँ, तो अंतर है ना, क्योंकि जी। अगर आप बेचने जाओगे तो शायद वो जेन्युइन इमोशन नहीं होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हम बता नहीं सकते वो जेन्युइन इमोशन है कि नहीं है इमोशन। लेकिन जब आप एक चीज़ को बार-बार देखते हो तो आपको कहीं न कहीं लगता है कि नहीं ये सिर्फ़ इमोशन बेचने की बात है। इमोशन होता है 100 में से हम बोलते हैं कि 50-60% इमोशन आपको रियल दिखेंगे और कई बार फेक फेक इमोशन भी दिखते हैं कि हुँ। मार्केट में हाँ, दिखाएँगे ऐसा तो लोग कनेक्ट होंगे। राइट? कई सिंगर ऐसे हैं जैसे मैंने देखा है कि कई रियलिटी शो में ऐसे सिंगर होते हैं, जो सिंगर का बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है, हुँ। लेकिन फिर भी वो सिंगर को थोड़ा इमोशनली वीक बताया जाता है। इसकी करेक्ट। फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है, इसका किसी के माँ-बाप की परिस्थिति बहुत खराब है, गाँव में बहुत गरीबी में हुँ। जीते थे और वहाँ से आए हैं। देखिए सर, ये तो ऑप्शन तो ऑब्वियसली रियलिटी टीवी शो में है। हाँ, एक सिंगल या फ़िल्म के गानों में तो चलो फ़िल्म के गानों कॉरेस्पॉन्डिंग में स्टोरी है। वहीं से आता हूँ कि अगर स्टोरी में भी आप कहीं न कहीं वैसे इमोशन डालेंगे ओके। जो इमोशन होता है ना जब इमोशनल बात है ना तो आदमी ईज़िली टच हो जाता है उससे। ओके। तो गाने में आप कहीं न कहीं वो इमोशन डालेंगे ना तो लोग हुँ। टच होते हैं। पहली बार गाना देखा अरे! हाँ, ये लड़की के साथ ऐसा हो गया। गाना दूसरी बार देखेंगे, करेक्ट। गाना तीसरी बार देखेंगे, फिर इमोशनली टच हो जाएँगे। और जब आदमी 3 बार गाना देखता है इमोशनली होके राइट, तो गाने की ट्यून उसके दिमाग में चढ़ जाती है। और वो फिर किसी के साथ शेयर करता है कि हाँ यार ये गाना बहुत अच्छा है, सुनो ना इसको, राइट। वो बंदा भी देखता है पहली बार, हाँ अच्छा गाना है, शूट अच्छा किया है, दूसरी बार वो इमोशनली कनेक्ट होता है,
तीसरी बार वो फिर से देखता है कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छा गाना है। जैसे ये गाना जब पहली बार आया तो मैंने घर पे बताया, मेरी वाइफ ने गाना पहली बार देखा तो शी वाज, मतलब उसकी आंखों में आंसू थे। नम ये सुनने के बाद, गाना देखने के बाद कि ये लड़की के साथ क्या हो गया, लड़की के साथ हुँ, क्या हो गया, राइट। सो उसने दूसरी बार गाना लगाया, दूसरी बार गाना लगाया, एंड शी वाज कनेक्ट विद द सॉन्ग। सो बिल्कुल। आप किसी को रिपीटेशन में ले जाने के लिए इमोशंस बहुत जरूरी है। यही कहूँगा कि जो बेचारे राइ राइटर्स और हम्म। पेंटर्स हैं, उनको हम्म। भले माशूक़ा ना मिलेगी, हाँ। बट एम्पैथी और सम्मान तो ज़रूर या मिलेगा। डेफिनेटली, यस यस। यस। ऑब्वियसली जैसे ये गाना है, जी। इसकी जो सिंगिंग है, हम्म। और पहले अगर मैं इसके सिर्फ़ बोल सुनता हूँ, हम्म। क्योंकि ऑब्वियसली हम आज 2000 इस दौर में हैं, हम्म। और इस दौर में जो सबसे प्रसिद्ध सिंगर है वो अरिजीत सिंह। करेक्ट। जैसे पहले मैंने इसके बोल सुनता हूँ तो लगता है कि शायद ये अरिजीत सिंह की रेंज का गाना है। करेक्ट। तो जब ये गाना लिखा गया, मतलब, और व्हाट वाज़ द प्राइम रीज़न कि आप यासिर देसाई के साथ गए? देखो कमर्शियल भी एस्पेक्ट दिखना पड़ता है कई बार हमें। करेक्ट। अरिजीत से गवाएँगे तो पहले तो अरिजीत सिंह सिंगल सॉन्ग गाते नहीं, मुझे लगता है। हाँ, जहाँ तक नहीं, क्योंकि मुझे उन्होंने नॉलेज है। अपना एक लेबल खोला है, हाँ, अपना है, लेकिन वो वो किसी के लिए, सिंगल किसी कंपनी के लिए सिंगल गाते नहीं, वो फ़िल्मों में गाते फ़िल्मों हैं। में गाते सो अरिजीत के वहाँ पहुँचना तो बहुत डिफ़िकल्ट है। हैं। हुँ, दूसरा अवेलेबिलिटी भी देखी जाती है। मैंने बताया कि बिल्कुल। प्रोडक्ट को जल्दी रखनी है तो अवेलेबिलिटी होती है कि नहीं सिंगर की, वो देखना पड़ता है। कई आजकल सिंगर इतने शोज़ करते हैं, हाँ, राइट? फ़ॉरेन में, वर्ल्ड तो टूर वहीं पे, से कमाई इंडिया होती है। में। हाँ, राइट, उनकी वहीं से कमाई होती है, राइट। तो वो उसकी अवेलेबिलिटी वो बोलेगा 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद हम डब करेंगे, तो दैट वाज़ नॉट पॉसिबल फॉर दिस सॉन्ग। इनको जल्दी लॉन्च करना था गाने को, कंपनी को जल्दी लॉन्च करना था। तो अवेलेबल सिंगर कौन है? सो हमने पेपॉन, जावेद अली, यासिर देसाई, हुँ, अभी शर्मा लड़का आया है वो, तो हमने 3-4 नाम रखे थे वहाँ पर, हुँ, और 3-4 में से अवेलेबिलिटी किसकी है, रीच किसकी है, मार्केट किसका है, कमर्शियल ओके। कौन हिट हो रहा है, राइट? ये सब चीज़ें भी देखी जाती हैं, और हुँ, फिर हमने चूज़ किया कि नहीं, यासिर इज़ अ परफेक्ट फॉर दिस सॉन्ग। और फिर हाँ, यासिर जी से हमने बात की, और मैंने बताया कि 10-15 दिन हम लेट भी हो गए थे उनकी आवाज़ खराब हाँ, होने की वजह आवाज़ से। खराब। सो थोड़ा कमर्शियल पर्पज़ भी देखा जाता है, क्योंकि आफ्टर ऑल गाना जो बना रहा है उसके पीछे पैसे भी लगते हैं, उसकी रिकवरी भी देखनी पड़ती है हमें, राइट? करेक्ट। वो कमाएगा प्रोड्यूसर तभी दूसरा गाना बनाएगा, तभी दूसरे दूसरा गाने से गाना बनेगा। कमाएगा तब तीसरा गाना बनाएगा, राइट? हुँ, तो यहाँ पर थोड़ा-सा कमर्शियल पर्पज़ देखा जाता है। तो जब उन्होंने ये गाना गाया, जी। तो वो माहौल कैसा था, और व्हाट वाज़ हिज़ टेक बैक? सी गाना मेलोडियस होता है ना तो हर कोई आदमी बोलता है कि गाना बहुत अच्छा है, हुँ, राइट? गाना डांस नंबर होता है तो मतलब हर गाना अच्छा ही होता है, राइट? हुँ, तो लेकिन मेलोडियस होता है कई बार तो आदमी ज़्यादा अटैच हो जाता है गाने करेक्ट, से। करेक्ट। एक तो एक एक सुनने आपको में मैं, ऐसा लग रहा है कि ये वो हाँ, वाले यासिर देसाई नहीं है जिन्हें हमने कुछ सालों डिस्कों पहले की सुना पहले है। गानों जी, उन्होंने जी, गाए। जी, 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 ऐसा जी, लगता जी। है कि एक अनोखा, हाँ, उनकी नए दिलों की नए आवाज़ नया लग रही मूड है। है, हाँ, नया जोन है, राइट, राइट। तो इट्स डिपेंड ऑन सॉन्ग, कई बार गाने अच्छे होते हैं, सिंगर अटैच हो जाते हैं, आपने सुना होगा कई बार। मैंने एक गाना किया था, एक वाकया सुनाता हूँ आपको कि हुँ, भारत की आर्मी के जवानों के ऊपर था ओह! अच्छा। कि उन जब उनके मर जाने के बाद किस तरह से उनके घर का माहौल होता है। हुँ, ये गाना हमने अनुराधा जी से गवाया था। अनुराधा पौडवाल। अनुराधा पौडवाल जी आए थे, उन्होंने गाना पूरा गाया, एंड शी वाज़ सो अटैच्ड विद सॉन्ग। हुँ, और फ्रैंकली बताऊँगा सबके सामने, जब मैंने उनको हाथ में कवर दिया, उन्होंने हुँ, ₹1 नहीं लिया। ओह! पूरा अच्छा। कवर हमको वापस दिया, बोला शिवराम, हुँ, ये गाने के साथ मेरी भी काफ़ी इमोशंस जुड़ी हुई है। करेक्ट। यार ये आर्मी के साथ हमारी भी काफ़ी सारी इमोशंस जुड़ी हुई हैं। तो कई बार सिंगर वो इमोशंस के साथ जुड़ जाता है। हुँ। हुँ, Otherwise, it's unfortunate that Yasser couldn't make it to the प्रेस कॉन्फ्रेंस। राइट। लेकिन एक सिंगल गाने के लिए, हुँ, और एक उस सिंगर का ना आना, हुँ। क्या थोड़ा उसकी कुछ मार्केटिंग में थोड़ा कुछ फीकापन आ जाता है? डेफ़िनेटली मार्केटिंग में फ़र्क पड़ता है। हुँ, आपका प्रेज़ेंट होना, ना प्रेज़ेंट होना बहुत इफ़ेक्ट करता है, लेकिन हम किसी को फ़ोर्स नहीं कर हाँ, सकते, बिकॉज़ मैंने बताया कि मार्केट में इतना काम चल रहा है, करेक्ट। राइट? और इतने बड़े-बड़े लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पर आपको अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल जाती है, आप वहाँ काम करने चले जाते हो। हुँ, सो आई थिंक दैट डे यासिर वाज़ बिज़ी इन द सम रिकॉर्डिंग। हाँ, सो कोशिश भी की उन्होंने, जब हमारी बात हुई तो मैं आ रहा हूँ शिवराम, लेकिन फिर वहाँ पर कुछ ऐसे फँस गए थे कि निकल नहीं पाए वहाँ से। हुँ, अच्छा। बतौर एक कंपोज़र आपने थोड़ा बहुत तो मुझे बताया है कि बड़े म्यूज़िक लेबल के साथ क्या चैलेंजेस रहते हैं। हुँ। बट उसके अलावा कुछ और ब्यूरोक्रेसी ऐसा कुछ भी रहता है? या सिस्टम, अगर मैं हुँ। सिस्टम शब्द का इस्तेमाल करूँ? हाँ, देखिए क्या बड़े म्यूज़िक लेबल जो होते हैं ना, हुँ, वो आपको प्लेटफ़ॉर्म देते हैं, हुँ, राइट? आप कमा नहीं सकते वहाँ से कुछ, ओह!
ओह! लेकिन प्लेटफ़ॉर्म देने के बाद अगर आपकी कोई चीज़ अच्छी वायरल हो जाती है, ओके। तो आप बाहर से कुछ न कुछ कमा सकते हैं, आपका नाम हो जाता है, तो आपको कुछ सॉन्ग्स के ऑफ़र मिलते हैं, कुछ शोज़ के ऑफ़र मिलते हैं। हुँ। तो जितने भी टॉप मतलब सिंगर्स इससे हैं, ये है कि हाँ, कंपोज़र, सिंगर अगर नए हैं तो वो दोनों को कुछ भी पैसा नहीं मिलता? या वीकली बड़े लेवल बेसिस? नहीं देते। बड़े ओह! लेवल मेरे ख़्याल से ना प्रोड्यूसर को भी देते हैं, वो सिर्फ़ गाना कैच करके गाना लेने के बाद ओके, वो सीधे उनके प्लेटफ़ॉर्म पर चढ़ा प्लेटफ़ॉर्म देते पे हैं। चढ़ा या देते हुँ, हैं। मतलब आपके बारे में कुछ तो मुझे ज़्यादा कुछ मिला नहीं जी। इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन, बट अरे! एक चीज़ मैंने यूट्यूब पे देखी कि जी, एक आपका नाम का क्रेडिट है, जी। आई डोंट नो वेदर इट इज़ यू ओनली, हुँ, बट एक जो फ़ेमस श्री कृष्णा की जो भजन है, हुँ, राधे राधे, हुँ, तो उसमें शिवराम परमार का क्रेडिट है, जी। तो इज़ दैट डन बाय यू ओनली? हाँ, यही भी अभी अब मेरे ख़्याल से अभी 10-15 दिन पहले हम लोगों ने वो करके डाला है, ओके, एक ओके। राधे राधे करके। हाँ, मतलब ज़ाहिर है जिस व्यक्ति के नाम में शिव और राम है, जी, तो उसके लिए तो आई थिंक भजन गाना आस्था हाँ। का प्रतीक है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। लेकिन मेरी लाइफ़ के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ऑनलाइन आप गूगल करेंगे ना तो ओके, काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं मेरे। ओके, मैंने कितना सफ़र किया है यहाँ तक मुंबई तक का, हुँ, किस तरह से कितने स्ट्रगल किए, हुँ। कैसी फ़ैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, कि जहाँ चलिए पर आपने ऑब्वियसली अपनी हाँ, जर्नी की बात की, तो पहले वही बता दीजिए कहाँ जी। से मतलब शौक कब आया, कहाँ से शुरुआत की? सो घर में म्यूज़िक का माहौल था, ओके, लेकिन एज़ इन प्रोफेशनली या सिर्फ़ नहीं, नहीं कल्चरली? सिर्फ़ कल्चरली। ओके, पापा टीचर थे, पापा रिटायर्ड टीचर हैं, मम्मी बालवाड़ी जैसे आंगनवाड़ी होता है हुँ, उसमें बच्चों को पढ़ाती थी। सो म्यूज़िक का कल्चर घर में था, पापा को बहुत पसंद था। मेरे हुँ, दादाजी भी भजन वगैरह गाते थे, भजनिक थे। ओके, हाँ, सो वो कल्चर था पहले से। लेकिन कई बार होते हैं ना परिस्थितियाँ आपको वो करने नहीं देती जो आप चाहते हो, बिल्कुल। राइट? स्टिल पापा ने हमेशा कोशिश की कि मेरे बच्चों को मैं नहीं म्यूज़िक सीख पाया, पापा नहीं सीख पाए प्रॉपर क्योंकि हुँ, फाइनेंशियली बहुत वीक फाइनेंशियली, थे हम लोग। बहुत लोअर मिडल एकदम मिडल क्लास से समझो आप लोअर क्लास से समझो फाइनेंशियली। तो पापा नहीं सीख पाए प्रॉपर और पापा ने देखा कि मेरे बच्चों के अंदर ये कल्चर आ रहा है, तो अब मैंने नहीं किया तो मैं उनको कराऊँगा। हुँ, सो पापा ने कैसे-कैसे मैनेज करके ट्यूशन फीस भर-भर के हमको म्यूज़िक सिखाया। ओके, हाँ, काफ़ी लोग बोलते भी थे पापा को कि बच्चों को क्या म्यूज़िक करा रहे हो? हुँ, आज के बच्चे को इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, हाँ, सीए बनाओ, राइट? तब नाम होगा। लेकिन पापा सही ने बात है। कभी हाँ, लेकिन पापा ने कभी सोचा नहीं, पापा ने हमेशा ये सोचा कि जो मेरे बच्चों को अच्छा लगता है मैं उनको वो करने दूँगा। हुँ, और फिर हमारे घर में पूरा म्यूज़िक का कल्चर हुआ, हम सभी भाई-बहन हैं वो म्यूज़िक सीखे। ओह! सभी, हाँ, यस मेरे बढ़िया, 2 भाई हैं वो भी म्यूज़िक में हैं, मेरी ओके, बहन को भी गाती है। ओह! सो पापा को ये कल्चर चाहिए था कि म्यूज़िक घर में रहे, हुँ, राइट? क्योंकि म्यूज़िक इज़ ऑब्वियसली अ स्ट्रेस बस्टर जैसे बिल्कुल, बोल सकते हैं हम लोग, राइट? हुँ, आजकल इतना स्ट्रेस है तो को म्यूज़िक थोड़ा-सा हमेशा आपको से रहा रिलैक्स है। देता है, राइट? दूसरा म्यूज़िक की वजह से आदमी बहुत व्यवहारू, विवेकी हुँ, बनता है, सॉफ्ट स्पीकिंग बनता है, राइट? करेक्ट, तो उस तरह से पापा ने मुझे म्यूज़िक कराया। हुँ, मुंबई आने के लिए तो कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था हुँ, कि मुंबई तक पहुँच पाएँगे क्योंकि अगेन फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी। करेक्ट, पापा बोल रहे थे कि टीचर बन जाओ, प्राइमरी स्कूल में टीचर बन जाओ तो लाइफ़ सेट हो जाएगी, हुँ, 10-15 हज़ार पगार आएगा तो आप सेट हो जाओगे। स हाँ, लेकिन यहाँ से एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया मेरी लाइफ़ में, राजपीपला की महारानी। मैं कहाँ पे? राजपीपला से बिलॉन्ग करता हूँ। ये राजपीपला राजपीपला, या इट्स ये वेरी क्लोज़ टू स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ओके, ओके, हाँ, वही गाँव है मेरा। गुजरात से, तो किसी ने बोला महारानी महारानी जो जैसलमेर की राजकुमारी है, हुँ, तो वो शादी करके राजपीपला में वहाँ की रानी बन गई। ओके, तो उनको बहुत संगीत का शौक था। हुँ, लेकिन राजपीपला इतनी छोटी जगह थी कि ऐसे ढूँढना म्यूज़िक कौन करता है पता नहीं किसी ने उनको बताया हुँ, कि यहाँ पर एक 2-3 लड़के हैं अच्छा, तो उनको अच्छा हाँ, म्यूज़िक का नॉलेज है। सो फिर हमारा टच हुआ वहाँ पर उनके साथ कॉन्टैक्ट हुआ ये और कौन से उन्होंने साल की बात है? ये 1995 से ओह! 1995 1997 ओके, के आस-पास के मैंने जब म्यूज़िक कॉलेज जॉइन की थी तब ओके, महारानी जी को बहुत पसंद था म्यूज़िक तो हम लोग जाते थे उनके साथ बैठ के रियाज़ करते थे। ओह! हाँ, सो यहाँ पर एक छोटी-सी चीज़ बताना चाहूँगा लोगों के लिए भी हुँ, कि वी वर फ्रॉम वेरी लोअर कास्ट हुँ, और महारानी के साथ बैठना, ऑब्वियसली, तो हुँ, कई लोग हमें रोकते थे वहाँ पर। कई लोग महारानी जी कई को भी लोग बोलते मतलब थे खुद कि की कम्युनिटी में भी और शायद कम्युनिटी की वजह राज-घराने से के अलग महारानी बात जी को भी बोलते थे कि ये लोग लोअर कास्ट से हैं, आप उनको महल में मत बुलाइए। लेकिन संगीत की बात आती है वहाँ पर कोई उनकी कोई नाते-जात भाषा नहीं भेदभाव है, नहीं होती, कोई राइट? बात हाँ, नहीं है, तो रानी साहब ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया। जब मैंने वंडरफुल, म्यूज़िक म्यूज़िक कंपोज़ कर मैंने म्यूज़िक पढ़ लिया पूरा,
फिर मैं सोचा कि वहाँ पर नौकरी कर लूँगा। तब महारानी जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि बेटा, अगर तुम्हारी टैलेंट इतनी अच्छी है तो गाँव के गाँव में दब जाएगी। आप इस टैलेंट को लेकर कहीं बाहर जाओ। तो मैंने बोला कि दीदी कैसे जाए, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक है कितने अपनी। साल के थे आप? मैं कॉलेज कंप्लीट करके निकला था, मैं 22 साल का था मैं। तो महारानी जी ने बोला बोला कि तुम्हारा इनिशियल जो खर्चा है खाने-पीने, रहने का, वो मैं दूँगी। वंडरफुल। हाँ, और उन्होंने मुझे थोड़े पैसे दिए हुँ, कुछ समय तक, और मुझे पूना में किसी के पास पढ़ने के लिए भेजा उन्होंने। ओके। राइट, कि आप यहाँ पढ़िए म्यूज़िक प्रॉपर गुरु शिष्य परंपरा में, वहाँ पढ़िए और फिर वहाँ से आपको जो करना है आगे रास्ता मिलेगा। हुँ, और फिर वहाँ से मैं मुंबई आया, हुँ, गुरुजी के पास सीख के मुंबई आया। फिर मुंबई में काफ़ी साल स्ट्रगल किए मैंने। यहाँ पर मुंबई में ऐसा है ना कि जब तक आपका गॉडफ़ादर नहीं है, नहीं है। या तो आपके अंदर सुपर टैलेंट नहीं है, या तो आपके पास कोई बड़ा कॉन्टैक्ट नहीं है, या तो आपके पास पैसा नहीं है। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ ना, तो आप बहुत जल्दी क्लिक हो जाते हो। पैसा लगाओ, खुद हिट हो जाओ, बिल्कुल। राइट? कॉन्टैक्ट लगाओ, खुद काम करो, हुँ, राइट? या तो फिर इतना सुपर टैलेंट लेके आओ कि हुँ, आपको कोई तुरंत खड़ा रखे वहाँ पर। लेकिन मुंबई में आने के बाद भी काफ़ी साल मैंने बहुत स्ट्रगल किया। करीब कब आए मेरे थे ख़्याल मुंबई से से? 2001 में आया मैं यहाँ पर। 2001 ओके, करीब मैंने 6 साल तो यहाँ साइकिल चला के सब लोगों के घर में ट्यूशन किया, बच्चों को सिखाया। ओके। राइट, मैं एक खंडेर में रहता था, विरार से आगे हॉरिबल। आगाशी करके जगह है, वहाँ पर एक खंडर थी, वहाँ पर रहता था। और वहाँ से मैं ट्यूशन कराने आता था, 25 वर यू रुपीज़। मैरिड देन? नहीं, 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 शादी ओके, नहीं हुई थी मेरी, ओके, जस्ट कॉलेज करके निकला था मैं। ओके, ओके। तो काफ़ी साल मैंने यहाँ पर ट्यूशन किया, बच्चों को सिखाया, अपने को खुद को सर्वाइव करने के लिए म्यूज़िक कोशिश ही की। सिखा रहे थे बच्चों हाँ, म्यूज़िक ही सिखा रहा था। को? ओके, फिर 2006 में से धीरे-धीरे कॉन्टैक्ट शुरू हो गए, स्टूडियो में काम पे लगा मैं, कहीं पर साफ-सफाई का काम किया पहले स्टूडियो में, ओके, काफ़ी टाइम तक मैंने। अच्छा। और वहाँ से वो लोग जिस तरह से काम करते थे टेक्निकली भी, आई वाज़ वेरी वीक, बिकॉज़ मैं हुँ, एक बहुत छोटे से गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ, वहाँ तो कंप्यूटर भी नहीं था मेरे पास, हुँ, राइट? तो यहाँ आके सब देखा कि म्यूज़िक तो इस तरह से बनता है। करेक्ट। फिर पापा को बोला, पापा ने मुझे लोन लेके कुछ कंप्यूटर दिलाया मुझे। हुँ, फिर मैंने यहाँ स्टूडियो में काम किया, वहीं पर मैंने सीखा थोड़ा। फिर अपना म्यूज़िक कंपोज़ करने की कोशिश की मैंने। हुँ, और धीरे-धीरे मैं 2009-10 तक ऐसे-ऐसे सीखते गया, छोटे-छोटे कॉन्टैक्ट बनते गए, छोटा-छोटा काम करते ओके, गया। 2012 में मेरे पास एक अच्छा काम आया, जब मैंने बीजेपी कैम्पेनिंग का काम शुरू किया। ओके, सो बीजेपी के लिए मैंने कैम्पेनिंग किया 2013 में, 14 में जब मोदी साहब हुँ, पीएम बने, हाँ, तब उनका खुद का कैम्पेनिंग जो होता है, बीजेपी बिल्कुल। कैम्पेनिंग होता है, लोगों को जागृत करना वोटिंग के लिए। तो ऐसा कुछ हुँ, काम किया, तो वहाँ से थोड़ा मुझे मनी मिला, और फिर ओके, मैंने अपना खुद का स्टूडियो बनाया। ओके। या स्टूडियो बनाने के बाद मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे सीरियल्स, फ़िल्म्स छोटे-छोटे किए मैंने। एक 2 लेकिन उदाहरण बताएँगे? हाँ, मैं तब एक लड़की अनजानी सी हुँ, आती थी, मुल्क घराना ऐसे आते, तो वहाँ पर जो लाइव म्यूज़िक होता था उनका, तो ओके, वो मैं कंडक्ट कर लेता था। ओके। हाँ, उसके जो लाइव म्यूज़िक थे वो मैं बिल्कुल कंडक्ट यू करता था। स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच। स्क्रैच, एकदम स्क्रैच। हुँ, और फिर 2012 से 15 तक तो लगा कि चलो काम कर रहे हैं। 15 में मैंने एक टर्निंग पॉइंट फ़िल्म की, मुझे लगा हुँ, बड़ा ब्रेक मिल गया। हुँ, लेकिन आपको जब ऐसा लगता है ना कि अब मेरा दिन आ गए हैं, तब आपको कुछ नहीं मिलता। आपको हुँ, लगता है कि यू आर जस्ट क्वालिफाइड फॉर द इंडस्ट्री, ओके, राइट। तो मैंने पहली फ़िल्म की, तो मुझे लगा कि अभी तो रेगुलर फ़िल्में आनी हो जाएगी शुरू, काम करने लगेंगे बड़े-बड़े लोगों के साथ। लेकिन इंडस्ट्री में बहुत लोग काम करते हैं और इतनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। हमेशा आदमी कितना भी बड़ा हो, हुँ, आज भी हम कहते हैं कि मुकेश अंबानी बहुत अमीर है, बहुत बड़े हैं, लेकिन आज वो कहीं न कहीं तो उनको स्ट्रगल करनी ही पड़ रही है, कुछ बिल्कुल। चीज़ों के लिए, राइट? तो आदमी ज़िंदगी में स्ट्रगल करता है। पहले वो चप्पल घिसते हैं, फिर टायर घिसते हैं, फिर आगे जाके बहुत हुँ, सारी स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो तो पहला यहाँ जो पर ब्रेक हाँ, करियर का ब्रेक पॉइंट क्या था? वो टीवी सीरियल कौन-सा? नहीं, मैंने पहले रीजनल फ़िल्मों में काफ़ी एज़ अ म्यूज़िशियन काम किया मैंने। फिर रीजनल हाँ, मूवीज़। लोगों के अंडर में काम किया एज़ अ म्यूज़िक अरेंजर, कीबोर्ड बजाया था मैंने, ओके, वो ओके। काफ़ी सारे। फिर हुँ, धीरे-धीरे करके मैंने जब खुद का सेटअप किया, तो मैंने 2012 में पीएम ओके, मोदी का काम किया, वो पीएम मोदी। इंडिविजुअल काम था मेरा, जो हुँ, जिसमें मेरा नाम आया था एज़ अ म्यूज़िक इट वाज़ कंपोज़र, वाइटल फॉर योर करियर। राइट। और उसके बाद ये टर्निंग पॉइंट फ़िल्म की मैंने स्टूडियो अपना खुद का बनाया, और टर्निंग पॉइंट फ़िल्म की मैंने। यहाँ से मुझे काफ़ी टर्न मिला, हुँ, काफ़ी मीडिया में मेरा नाम आया, करेक्ट। जो हमारे हाँ, इस फ़िल्म का तो नाम सुना लोकल है। हाँ, लोकल मीडिया थे, उसने मुझे काफ़ी हाइप किया इस फ़िल्म को लेकर। सो आई वाज़ क्वालिफाई फॉर म्यूज़िक कंपोज़र। फिर 2018 में ये फ़िल्म रिलीज़ हुई, तब मैंने सोचा कि मैं कंपोज़ करना शुरू करूँ और अपनी बैंक बनाना शुरू करूँ। सो 15 से 18 तक तो मैं धीरे-धीरे कर रहा था, लेकिन 18 के बाद जब लोगों पूछने लगे कि सर आपके पास रेडी क्या है? हुँ, तब मैंने बोला कि नहीं, रेडी तो कुछ भी नहीं, आप बताओ तो मैं काम करके दिखा सकता हूँ। ओके, राइट, एंड देन आई स्टार्टेड द बैंक।
राइट, देन आई स्टार्टेड द कंपोजिशन। हम्म, फिर 19-20 में वापस रिसेशन आ गया, ओके। राइट। और ईश्वर की कृपा से मैंने उस टाइम एक अच्छा डिसीजन ले लिया। हमने एक कंपनी टेक ओवर की, जो ओके। कंपनी ने 350 फिल्में करके रखी थी ऑलरेडी। ओके, तो ये उसी कौन सी कंपनी को, कंपनी थी? पिक्सेल टेक्नोलॉजी प्राइवेट ओके, लिमिटेड। ओके, तो मैं अभी वो कंपनी में डायरेक्टर हूँ। ओके। और आपने देखा गदर फिल्म हमारे यहाँ बनी है, हम्म, केरला भी हमारे यहाँ बनी है, केरला स्टोरी भी हमारे यहाँ बनी है। ओके, अभी रिसेंटली कंट्रोल एक फिल्म आ रही है विशाल भारद्वाज की, ओके, तो उसका काम भी चल रहा है। सो पिछले 2 साल में मैंने कंपनी टेक तो ओवर ऊपर की। वाले ने दूसरे द्वार भी खोल दिए यस, यस, अमेजिंग। यस, यस, यस। और कहीं न कहीं मैंने सोचा कि देखो, आप जब छोटी जगह पे बैठते हो ना, तो आपके पास मीडियम क्लास के लोग आते हैं काम करने के लिए, राइट? लेकिन आप कहीं बड़ी जगह पे बैठते हो, काम वही कर रहे हो, करेक्ट। राइट? लेकिन फिर भी आप बड़ी जगह पे बैठते हो ना, तो बड़े लोग, बड़े कॉन्टेक्स्ट, बड़ा काम मिलता है आपको, राइट? कंपनी का मैनेजर एक छोटी कंपनी में भी होता है, बड़ी कंपनी में भी होता है, लेकिन जब रिलायंस का मैनेजर बोलते हैं, तो हम सोचने लगते हैं, अरे यार, बड़ी कंपनी का मालिक है भई। सो मैंने पिक्सेल डी टेक ओवर किया, उसके बाद वहाँ बैठना शुरू किया रेगुलर, तो वहाँ काफ़ी अच्छे-अच्छे कॉन्टैक्ट मिले। और ये कॉन्टैक्ट थ्रू अभी मैं धीरे-धीरे बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं हम लोग। तो ये यहाँ पे मेरा मतलब फिल्म पूरा एडिटिंग के अलावा मतलब साउंड और वहाँ पर एवरीथिंग 360 एवरीथिंग, हमने बहुत ओके। 360 डिग्री हमने पूरा पैकेज वहाँ पर बनाया है तो पोस्ट प्रोडक्शन कि जैसे। जैसे हाँ, आदमी अंदर एंटर होता है, दिस इज़ अ पोस्ट प्रोडक्शन, पिक्सेल डी इज़ अ पोस्ट प्रोडक्शन। आदमी एंटर होता है, उसको डीआई, साउंड, डबिंग, मिक्सिंग, फोली, बैकग्राउंड स्कोर, एडिटिंग, वीएफएक्स, एसएफएक्स, डीसीपी मास्टरिंग, मतलब ओके, पूरा आउट करके हम उसको देते हैं वहाँ पर। मतलब वाकई यू हैड अ फैसिनेटिंग जर्नी। वेरी, वेरी। आफ्टर फाइंडिंग सक्सेस, या फिर जो जैसलमेर की रानी है, हाँ, और फिर इनसे बाद में आपने मिलके डिड यू रिपे द ग्रैटिट्यूड? डेफ़िनेटली आज भी जब किसी भी इंटरव्यू में बातचीत होती है, तो आई ऑलवेज़ दीदी का नाम मैं लेता हूँ कि आज जहाँ पर भी मैं हूँ, वो सिर्फ़ दीदी की वजह से, राइट? नो डाउट आपकी फैमिली का सपोर्ट होता ही है कहीं न कहीं, लेकिन जो टर्निंग पॉइंट होता है बिल्कुल। आपकी लाइफ़ का, वो आपकी लाइफ़ का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस क्लू बन जाता है वहाँ पर, बिल्कुल। राइट? तो मेरे लिए मेरी लाइफ़ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वो था कि महारानी जी ने मुझे मुंबई में भेजा। अगर आज भी बताऊँ मैं, अगर आज भी राजपीपला जाता हूँ, मैं गाँव में जाता हूँ, सब लोग मुझे एज़ अ सेलिब्रिटी वहाँ पर बात करते हैं, मेरे से मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर मैंने यहाँ पापा की बात सुनकर, अगर मैंने यहाँ पर प्राइमरी टीचर का जॉब ले लिया होता, तो जिस तरह से लोग रहते हैं, मैं भी उसी तरह से रहता। आज यहाँ तक नहीं पहुँचता। सो कहीं न कहीं फैमिली का डेफ़िनिटली सपोर्ट रहता है, लेकिन एक टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ़ का होता है ना, वो आदमी आपकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाता है। सो आज महारानी जी जो है मेरे ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। कहीं भी मैं जाता हूँ, कहीं भी इंटरव्यू में बात करता हूँ, तो डेफ़िनिटली हमारे स्कूल के एक प्रिंसिपल भी थे। तो उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया था। ही वाज़ पारसी, तो जब ओके। हाँ, सो जब मैं स्कूल में म्यूज़िक बजाता था, हारमोनियम बजाता था, तो पापा को लगता नहीं था कि ये मेरा बेटा बजा रहा है, लेकिन उन्होंने मेरे पापा को कन्विंस किया था कि इसको म्यूज़िक कराओ लाइफ़ में आगे। सो लाइफ़ में ऐसे लोग होते हैं ना, जो आपकी लाइफ़ को टर्न करते हैं कहीं न कहीं पर, शेप देते हैं, तो वो आपके लिए एक अहम हिस्सा बन जाते हैं आपकी लाइफ़ का। पीएम साहब से मिलने का मौका मिला था? 2014 में जब हमने काम शुरू किया था उनका कैम्पेनिंग, हम्म, बीजेपी कैम्पेनिंग का काम शुरू किया था, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का काम शुरू किया था म्यूज़िक का, तब हम लोग रूबरू मिले थे। ओके। और आई वाज़ वेरी इम्प्रेस्ड थोड़ी विथ सी बातचीत हुई थी या? नहीं, काफ़ी सारी बातचीत, थोड़ी सी नहीं, ओके, काफ़ी फिर? सारी बातचीत हुई थी। मतलब हमको लगता था कि सो बेसिकली बताऊँ तो हमें लगता था कि जनरली क्या होता है कि पीएम है वो तो गाना सुन लेंगे, तब तो वो गुजरात के सीएम थे। करेक्ट। गाना सुन लेंगे और बोल देंगे कि ठीक है, मार्केट में डाल दो गाने को, या तो पीए को सुना दो, या इसको सुना दो, या हाँ। कल्चरल मिनिस्ट्री को सुना दो, अगर उनको पसंद आएगा तो जो करेंगे। लेकिन उन्होंने खुद बैठ के गाना 10 बार सुना। वाह। 10 बार सुनने के बाद उन्होंने इसमें कुछ करेक्शंस भी बताए, incredible। और करेक्शन सुनाने के बाद वापस हमने गाना जब डब किया, तब वापस हमने भेजा, फिर सुना करेक्शन वाला, फिर उन्होंने अप्रूव किया। मतलब क्या कुछ एक आध करेक्शन क्या वो चाहते थे कुछ? हमने एक गाना किया था मोदी वर्सेस ओबामा, आपको पता होगा कि मोदी साहब को करेक्ट। जब गुजरात के सीएम थे, तब उनको अमेरिका का वीज़ा नहीं मिला था, नहीं मिला था। राइट? तो हमने एक गाना बनाया था कि उसके बाद जो सीएम ने काम किया, गुजरात को एक टॉप लेवल पे लेके गए, राइट? और यहाँ पर तब ओबामा थे। तो हमने एक थॉट बनाया था कि वी सी मोदी डूइंग इज़ बेटर देन ओबामा, ओके। राइट? जिस तरह से उन्होंने गुजरात को गुजरात को तो बनाया था, बनाया। तो एक गाना उसी के ऊपर हमने बनाया था। तो ओके। वहाँ पर एक लाइन हमने कुछ लिखी थी कि वीज़ा नहीं दिया था आपने। तो उन्होंने बोला कि सी ही तब हमको लगा कि ये कितना पॉज़िटिव आदमी है।
हाँ राइट, कितनी पॉजिटिव उनकी थॉट्स है यहाँ पर। तो लगा, उन्होंने बोला था कि ये लाइन नेगेटिव है, वो लाइन को निकाल दो और वहाँ पर कोई अच्छी पॉजिटिव लाइन डाल हाँ, दो। बिकॉज वो खुद भी अब तो वो बराक जी को अपना दोस्त हाँ, मानते हैं। दोस्त कहते हैं, राइट, राइट। तो वो वहाँ पर उन्होंने स्पेशल करेक्शन दिए थे, इवन उन्होंने काफ़ी सिंगर्स सजेस्ट भी किए थे। ओके, हाँ, कि ये सिंगर भी अच्छा है, ये देखो ये सिंगर भी अच्छा है, इससे ट्राई कर उन्हें सकते हो कोई आप। मना नहीं कर उन्हें सकता। तो कोई मना नहीं कर सकता। तो इस तरह से वो गाना फिर हमने लॉन्च किया था उनके लिए। मतलब फैबुलस जर्नी मैं तो कहूँगा कि अब तक की जो आपका सफ़र रहा है ज़िंदगी का, हुँ, शायद इसके ऊपर भी कहानी फिल्म बन डेफ़िनेटली सकती है। बन सकती है। बहुत मतलब बहुत स्ट्रगल आपको बताऊँ कि अगर मैं स्ट्रगल की बात कभी भी सोचता हूँ ना अपने आप को कि मैंने कितना स्ट्रगल किया है। हुँ, ठीक है, वो भी एक दौर था, आज भी एक दौर है, आज ज़िंदगी में सब कुछ है, घर है, गाड़ियाँ हैं, काम करने वाले, कंपनी है, ये है, काम बहुत है, सब कुछ है। वो भी एक दौर था, मैंने वो भी एन्जॉय किया है कि ईश्वर कभी चाहता है तो कभी बुरा नहीं चाहता किसी के हुँ, लिए। मैंने आप देखेंगे मेरे स्टूडियो में यहाँ पर गीता का संदेश लिखा हुआ है, यहाँ हुँ, पर लिखा है कि किए बगैर कुछ मिलता नहीं, फ्री में बिल्कुल, कुछ लेना मत, बिल्कुल शायद सही मफ़त कहा। का लेना मत यहाँ पर। हुँ, दूसरा लिखा है इसमें एक लाइन जो लिखी है नीचे कि काम किए जा और ईश्वर को याद किए याद जा। किया जाए। तेरे लिए ऊपर वाले ने सब मदद तैयार करके रखी है। हुँ, उसके ऊपर का जो तेरा विश्वास है ना वो कभी कम मत होने देना। हुँ, राइट। तो मैं ये लाइन को बहुत ही जब मैं 2015 से ये गाने भी कंपोज़ कर रहा था और मुझे हुँ, ब्रेक नहीं मिल रहा था, तब भी मैं सोचता था कि क्या करें, लाइफ़ खत्म हो जाएगी, गाने वहीं के पड़े रहेंगे, मार्केट में नहीं आएँगे, टैलेंट नहीं दिखेगी, आप बड़े नहीं बनोगे। लेकिन वो लाइन हमेशा मैं सोचता था कि ईश्वर पे श्रद्धा रख, तूने जो किया है ना वो कभी हुँ, व्यर्थ नहीं जाने वाला हुँ, मतलब। तो आपने जो भी किया है आज, उसका कहीं न कहीं आपको क्रेडिट मिलने वाला है। हुँ, सो स्पिरिचुअली भी आई एम वेरी कनेक्टेड विद द बिकॉज़ ऑफ म्यूज़िक। तो मुझे श्रद्धा है आज नहीं ना कल बड़ी बड़ी फ़िल्मों में भी हमारे गाने आएँगे। हुँ, और जिस तरह से हम चाहते हैं अपनी लाइफ़ को उस तरह से लाइफ़ बनेगी भी डेफ़िनेटली। हुँ। बहुत खूबसूरत, बस यही कहूँगा। एंड इफ यू आर कंफर्टेबल कुछ अपने पर्सनल लाइफ़ के बारे में बताना चाहेंगे? लाइक यू शादी यहीं पे आपकी हुई? शादी यहीं पे आके हुई। मेरी वाइफ़ टैरो रीडर है। ओके, शी इज़ अ वेरी वेल नोन न्यूमरोलॉजी ओके, वास्तु कंसल्टेंट एंड टैरो रीडर। ओह! हमने भी काफ़ी स्ट्रगल की दोनों ने साथ में। अच्छा। कभी-कभी सोचा मैंने कौन-सा कि नेम दो इफ यू आर कंफर्टेबल? अमी 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 अमित, देसाई। ओके, हाँ, ओके। सो शादी करने के बाद भी मतलब काफ़ी आप क्या स्ट्रगल मतलब की। कुछ उनके पास अपने कार्ड्स दिखाने गए थे, ऐसा कुछ था? नहीं, 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 बल्कि वो मेरे पास म्यूज़िक सीखने आई थी। ओह! अच्छा, अच्छा, अच्छा। लेकिन हमारा ऐज गैप नहीं था इतना। सो ओके, स्टूडेंट और टीचर की वज़ह से की जगह हम लोग एक अच्छे दोस्त बन गए थे। शी ओके। वाज़ आल्सो स्टेइंग अलोन, आई वाज़ स्टेइंग अलोन। ओह! अच्छा, अच्छा। वो तो भी हाँ, बाहर यहाँ से पर आई थी। पढ़ने आई थी बाहर से, मैं भी यहाँ पर काम करने आया था। सो कई बार हेल्प कर देते थे, घर में खाना नहीं होता था, खाना बना के चली जाती थी। तो कहीं न कहीं एक केयर वाला एक कनेक्शन बन गया बिल्कुल, था। बिल्कुल। सो वी वर फ्रेंड और हुँ, फिर शादी हमने की। गुरुजी ने हमारी शादी करवाई, स्पिरिचुअल गुरुजी है उन्होंने। ओके, ओके। शादी करने के बाद भी काफ़ी सारी स्ट्रगल आई बिकॉज़ अगेन शादी आई कब हुई थी? 2006-7 में ओके, 7 ओके। में हमने शादी की। हू टू द इनिशिएटेड? गुरुजी। बिटवीन अमी बोथ ने ऑफ यू आई अभी थिंक। तो या अमी ने मुझे ओके, प्रपोज़ किया था कि ओके, शादी करनी है आपसे। देन आई टोल्ड हर कि मैं गुरुजी की परमिशन लिए बगैर नहीं करूँगा। ओके। राइट, तो गुरुजी को पूछा था हमने, गुरुजी ने बोला शादी कर लो, हमने शादी की। शादी के बाद भी काफ़ी सारे हर्डल्स आए बिकॉज़ एज़ आई सेड कि आई वाज़ फ्रॉम वेरी करेक्ट, लो डिफरेंट कम्युनिटी, कम्युनिटी। राइट। हुँ, और अमी वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण, हाँ, तो कहीं न कहीं वो कम्युनिटी का गैप आ जाता है बहुत। बिल्कुल। तो उसकी वज़ह से भी काफ़ी साल हमको खुद को स्ट्रगल करना पड़ा दोनों को। बट दोनों के पेरेंट्स से तो मंज़ूरी थी? नहीं, कुछ नहीं था। इसलिए मैं ओह! बोल रहा हूँ कि 3 साल, 4 साल हम लोग को अलाउड भाग भी के नहीं था शादी घर। की? नहीं, नहीं, भाग के भी शादी नहीं की, गुरुजी ने शादी गुरुजी ने करवाई। करवा दी। उनके आश्रम में शादी की है ओके, हमने। ओके। फिर हमने उसको और उनकी फैमिली आई थी? डिस्क्लोज़ भी किया था, कोई नहीं आया था उनकी ओके, फैमिली ने। हाँ, ओके। मेरी फैमिली थी, गुरुजी थे, उन्होंने शादी करवाई थी फिर और इन-लॉज़ की तरफ से एक्सेप्टेंस कब मिला? 3 साल के बाद। ओके, 3 साल तक हम लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किया। अच्छा। हाँ, उन्होंने भी डेटा सेंटर में काम किया, हुँ, काफ़ी सारी छोटी-छोटी कंपनियों में काम किया, मैंने भी ट्यूशन्स किए, बच्चों को सिखाया, अच्छा। साथ में हमने म्यूज़िक रखा चालू हुँ, और फिर धीरे-धीरे हम लोग ग्रो हुए इसी तरह से। ये देखिए आप सपोर्ट नहीं होता ना जब तक तो 3 आपको। साल के बाद ऐसा क्या हुआ कि मतलब सासू-ससुर जी देखिए बहुत फ्रैंकली बताऊँ ना तो जब तक आप प्रूव नहीं करते अपने आप को, बिल्कुल, तब तक आपका एक्सेप्टेंस नहीं होता, एक्सेप्टेंस राइट? आप चाहे कितने भी बड़े हो, हुँ, आज कितना भी बड़ा मैं अमीर भी होता, लेकिन मैं अपने आप को प्रूव नहीं करता तो शायद कोई एक्सेप्ट नहीं करता, हुँ, राइट? एक तो लोअर मिडल क्लास से, एक बिल्कुल, लोअर मिडल कास्ट से, हुँ,
जिसका कोई आगे का भविष्य नहीं है। आजकल लोगों को चाहिए कि लड़का वेल सेटल होना चाहिए, बिल्कुल। फॉरेन में रहना चाहिए, कमाता होना चाहिए। मैं समझता हूँ, मेरी भी बेटी है तो मैं आज वही सोचूंगा कि लड़का इस तरह का होना चाहिए। तो हर बाप ऐसा सोचता है कि बेटी सेटल हो, राइट। आई थिंक इट वाज मोर ऑफ कि ऑब्वियसली वो अपनी बेटी का एक फ्यूचर, फाइनेंशियल फ्यूचर, फ्यूचर हाँ, सिक्योर फ्यूचर भी सिक्योर कर सकते हैं। और देखना कई बार चाहते हैं। ऐसा भी होता है ना कि आपकी कम्युनिटी के लोग भी आपको शायद डिस्करेज करेंगे। डिस्करेज करते हैं कि हाँ, नहीं, एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कम्युनिटी हाँ, अलग है। बिकॉज़ उनका एक हाँ, ब्लॉक माइंडसेट राइट, रहेगा ब्लॉक कि माइंडसेट रहता है, थोड़ा ऑर्थोडॉक्स रहते हैं कई भी, अपर नहीं कि कास्ट हम वाले कभी हमको एक्सेप्ट नहीं एक्सेप्ट करेंगे। नहीं करते। वो भी होता है। लेकिन मैंने बोला कि जहाँ सक्सेस की बात आती है ना, वहाँ से ये सब चीज़ें हट जाती है। ओके। आज शायद मैं बोलूँगा इन-लॉज़ की तरफ से, हुँ, और अभी तो उनकी क्या हो फैमिली गया है। में उनकी फैमिली में जितना रिस्पेक्ट मेरा है, उतना ओके, किसी का रिस्पेक्ट नहीं है। जितना प्राउड मुझ पे फ़ील करते हैं, उतना किसी पे फ़ील नहीं करते होंगे वो लोग। सेम हियर मेरी साइड भी। हाँ, मेरी वाइफ़ को भी एक्सेप्ट नहीं किया था, फिर जब हुँ, एक्सेप्ट किया, आज ज़्यादा मेरी कम्युनिटी में, मेरी फैमिली में, सोसाइटी में अम्मी को जितना मान मिलता है, हुँ। रिस्पेक्ट मिलता है, शायद उतना किसी को नहीं मिलता होगा। इस फ़िल्म म्यूज़िक इंडस्ट्री में हुँ। आपने क्या रिस्पेक्ट अर्न की है? मैंने हमेशा एक ही चीज़ रखी है मेरे लाइफ़ में, मैंने कभी मेरी नीति को मैंने कभी चेंज नहीं किया। मेरे हुँ, सिद्धांतों को कभी चेंज नहीं किया। हुँ, और बहुत लोगों ने मुझे बोला था यहाँ पर कि देयर आर सो मेनी शॉर्टकट्स, आप अगर उसको यूज़ करोगे तो आप जल्दी मार्केट में आ जाओगे। तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि 5 साल में अगर गलत काम करके भी आगे आ गया हुँ। तो 50 साल मुझे गिल्ट फ़ील करना पड़ेगा। बहुत राइट, सही कहा। राइट। सो इससे अच्छा है कि भले 50 साल लगे मुझे, हुँ, राइट, लेकिन मुझे गिल्ट नहीं चाहिए लाइफ़ में कोई, वाह! राइट। बहुत खूब। और इस वजह से मैंने कभी कोई शॉर्टकट नहीं यूज़ किया। ओके। मैंने इंडस्ट्री में सुना है बहुत लोग, आपको भी पता होगा कि कोविड के टाइम पे करेक्ट, काफ़ी, जब सुशांत सिंह का जो बिल्कुल। सीन हुआ, हुँ, उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें बाहर आने लगी थी। बाहर निकल सो देयर आर आल्सो द वे, हुँ, इंडस्ट्री में आपको आना है तो ऐसे भी कुछ रास्ते हैं, वो रास्ते पे चले जाओ, कल के कल फेमस हो जाओगे आप, बिल्कुल। राइट। काफ़ी सारी लड़कियों के बारे में हमने सुना है कि इंडस्ट्री हुँ, में आती हैं तो कई बार शॉर्टकट यूज़ करने के लिए चली जाती है, बिल्कुल। राइट। लेकिन उससे लाइफ, आप अपने आप को, पीस अपने ऑफ आप से माइंड क्या मिलता बात है इससे। करोगे? हुँ, जब आपके पास काम नहीं होगा, जब आप 60-70 के हो जाओगे, राइट, तब आप अपने आप से क्या बात करोगे? मैंने क्या ज़िंदगी में किया? क्या कमाया? किस तरह से कमाया? क्या वो सब मायने रखेगा उस तरह? हुँ, तो मैंने हमेशा अपनी नीति को कभी छोड़ा नहीं, राइट। मैं कभी किसी के पास गिड़गिड़ाने नहीं गया, सर मुझे प्लीज़ काम दे दीजिए, मैं आपके लिए ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, नहीं। मेरे पास टैलेंट है। और एक एक्सपीरियंस हुआ भी था, मैं एक फ़िल्म कर रहा था, ओके। तो 6 बजे वहाँ पर बैठे बैठते थे हम लोग, 2 से 5, 6 बजे वहाँ पर लड़कियाँ आना शुरू। अरे बाप फिर वो सब चीज़ें जो बिल्कुल पसंद नहीं है, वो रे! सब शुरू हो जाती थी वहाँ पर। हुँ, सो मैं निकल जाता था वहाँ पर। फिर करेक्ट, 2-3 दिन मुझे लगा कि ये तो रेगुलर हो रहा है यहाँ रेगुलर पर। हो रहा है। हाँ, फिर मैंने वहाँ पर बोला कि सर आपको अगर गाना चाहिए तो आप मेरे स्टूडियो पे आइए, हुँ, यहाँ बैठ के बात करेंगे, यहाँ कुछ बनाएँगे, क्योंकि वहाँ कुछ बनेगा नहीं सर। बनेगा हाँ, नहीं। हाँ। सो कुछ सिद्धांत हैं मेरे लाइफ़ के, कुछ नीतियाँ हैं मेरे लाइफ़ की, प्रिंसिपल्स है कुछ मेरे लाइफ़ के, वो मैंने हमेशा बना के रखे हैं। और हमेशा पापा ने ये सिखाया है कि बेटा, नीति सच्ची होगी। कल एक बहुत अच्छी लाइन सुनी थी मैंने, सत्य प्रतिपादित हो सकता है, मतलब तकलीफ हुँ, में आ सकता है, लेकिन सत्य कभी अ, हारता नहीं है, उसको बहुत खूब। सक्सेस मिलती है, हुँ, राइट। तो आप सत्य के साथ रहोगे, अच्छाई के साथ रहोगे, नीति के साथ रहोगे, भले सक्सेस लेट मिलेगी लेकिन आपको बहुत रिस्पेक्ट के साथ सक्सेस मिलेगी। हाँ, आज मैं बोलता हूँ ना कि सर, आप लता जी को सुनेंगे, आप लता जी को मिलेंगे, या आप बड़े किसी भी सिंगर को मिलेंगे तो क्या करेंगे आप? आप तुरंत उनके पैर छुएँगे। बिल्कुल। अगर आप यात्री देसाई को मिलेंगे, हुँ, या आप ये क्या नाम है, हनी सिंह को मिलेंगे, हुँ, या बादशाह को मिलेंगे, हुँ, वो भी बड़े सिंगर हैं, बस आप पैर छुएँगे? नहीं छुएँगे आप पैर। क्यों नहीं छुएँगे? हुँ, म्यूज़िक का जो मायना है सही, वो लोग ने पचाया हुआ है सर, हुँ, राइट? आजकल के जो सिंगर हैं, वो टेक्निकली मार्केट में आ गए हैं, करेक्ट। राइट? टैलेंट से थोड़ी आए हैं, टेक्निकली मार्केट में आ गए हैं। आज एक सिंगर होते हैं, उसको ट्यून करने में, हमको उसको सुरीला बनाने में, उसको ताल में लाने के लिए हमें टेक्निकली ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल, टेक्निकल का सहारा लेना पड़ता है। लेना है। जबकि वो प्योर म्यूज़िक था, हुँ, वो प्योर सिंगर थे, हुँ, वो प्योर सोल थे, करेक्ट। राइट? आजकल के सिंगरों के अंदर भी मैंने काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं कि जो सिंगर के साथ होनी नहीं चाहिए। आज आज सिंगर जब गाली बोलता है तो ऐसा लगता है कि इसके मुँह में सरस्वती है, बिल्कुल, राइट? ये चीज़ इसके मुँह से नहीं नहीं निकलनी आनी चाहिए। चाहिए, राइट? हुँ, अब देखो पहले के लोग कितने पोलाइट थे।
इसको लेकर। तो ये जो गैप है ना, वो मैं हमेशा वो जोन में रहा हूँ कि मुझे अपनी नीति के साथ काम करना है। मुझे अपने प्रिंसिपल्स के साथ काम करना है, प्रिंसिपल जो मेरे सिद्धांत है उसके साथ काम करना है। किसी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना है, किसी के साथ खराब करना नहीं मुझे। ये सब चीज़ों को मैं संभाल के रखा है मेरी लाइफ में, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ आवर कल्चर। मैं तो ये कहूँगा कि बस आपकी ज़िंदगी अब तक जो रही है, यू नो, आप कभी भी सुर से बाहर हुए नहीं। कोशिश हमेशा की है, क्योंकि हमेशा सोचा है कि संगीत ही ईश्वर की कड़ी है, राइट। अगर आप उसके साथ जुड़े रहोगे आप, तो डेफिनेटली आप एक, क्योंकि जाना तो है हमें लास्ट में उसी उसी ओर जाना है, राइट। ये जिंदगी जीने के जो मायने हैं ना हमारे, वो बहुत अलग अलग है। लेकिन बोलते हैं ना कि नदियां बहुत सारी मिलती है वहां पर, सिर्फ दरिया में जाके, राइट। सो आप कुछ भी कर लो, आपको जाना तो वो गिल्ट में नहीं जाना है मुझे। बस हमेशा याद रखा है मैंने कि मुझे आफ्टर 60 अगर भगवान ने चाहा तो वो गिल्ट में नहीं जीना है मुझे। मैं रिस्पेक्ट के साथ जीऊँ कि मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, मैंने कोई गलत रास्ता नहीं अपनाया पैसे कमाने के लिए या फेम कमाने के लिए, राइट। कई लोग गलत रास्ता भी अपना लेते हैं फेम कमाने के लिए, कई लोग गलत रास्ते ले लेते हैं पैसा कमाने के लिए, तो उस तरफ से नहीं जाना है। सर आने वाले पल में क्या सपने हैं? सपनों का कोई अंत नहीं है। लाइफ में जितने भी सपने, या जितने भी सपने आप रखोगे, हाँ डेफिनेटली आपको लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, वो सपना डेफिनेटली आपको देखना चाहिए। कि मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसी चीजें जनरेशन को दे के जाऊं, कुछ ऐसी चीजें जनरेशन को बता के जाए, राइट। कुछ अच्छी चीजें बता के जाए कि आने वाले समय में जनरेशन को मिले कि नहीं, हमने यहाँ से अच्छा म्यूजिक सीखा है, हमने यहाँ अच्छे म्यूजिक सुने हैं, हमने यहाँ से अच्छी लाइफ की जर्नी सुनी है, जो मोटिवेट करे लोगों को, राइट। एज अ म्यूजिक कंपोजर अगर देखा जाए तो मैं चाहूंगा कि बड़ी फिल्में मिले, उनमें बड़े गाने आए, अच्छे गाने आए, लोगों वापस जो 60-70 का एक म्यूजिकल मेलोडियस दौर था, वो दौर वापस बना रहे, राइट। लोग संगीत को एंजॉय करे, और बस इसी तरह से एक म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पे एक अच्छा नाम बने मेरा, कुछ गाने मेरे अच्छे जाए ताकि आने वाली जनरेशन वो सुने, अच्छे स्टूडेंट मेरे बने ताकि आने वाली जनरेशन को अच्छा म्यूजिक सीखने को मिले, राइट। तो फाइनेंशियल ऐसा कोई मेरा है नहीं कि इतना रुपया कमा लो, उतना रुपया कमा लो, और ये बना के रख दो, ये बना के रख दो, वो बना के रख दो, ऐसा मेरा कोई मोटिव नहीं है लाइफ का। शिवराम जी, बस मैं ये कहूँगा कि आपके साथ बात करके आई थिंक आई एम वेरी एनरिच्ड। थैंक यू सो मच। यू नो, ऑब्वियसली मैं कोई सिंगर या लिरिसिस्ट नहीं हूँ, जी। वैसे तो बोल नहीं है मेरे पास, बट ऑल आई कैन से इज दैट थैंक यू सो मच, यू नो, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट टू स्पीक टू बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। थैंक यू सो मच सर।